नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में इसी मंथ में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएसआई में 40 नंबर की जीएस का पोर्शन आता है और जिसमें 40 नंबर की जीएस पोर्शन में आपको पता होना चाहिए लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी के और एक तरीके से आईपीसी सीआरपीसी कहने का मतलब मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पॉलिटी के लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलें। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यूपी में खासकर जितनी भी बड़े बड़े एग्जाम में और जितनी भी छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या कराए जाएंगे, कवर कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इस सीरीज़ को आप लोगों ने कुछ हद तक प्यार दिया, अगर व्यूज़ ठीक ठाक मिले मुझे, तो ये सीरीज़ बहुत बड़े लेवल में और एक दिन में लगभग 50-50 100-100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा छोटे लेवल से 25 क्वेश्चन से चालू करना है और आगे चलकर देखते हैं कैसे क्या व्यू आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन पॉलिटी का। और ये केवल यूपीएसआई के लिए नहीं, यूपीपी मतलब कांस्टेबल के लिए भी बेनिफिट होगा और भी एग्जाम, लेकिन स्पेशल फॉर यूपीएसआई के लिए है ये। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एकल या एकात्मक सरकार का अभिप्राय है। आपको पता होना चाहिए कि एकल या एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें सत्ता की जो शक्तियाँ होती हैं, जो सत्ता की बागडोर होती है, वो केवल और केवल किसी एक के हाथ में होती हैं। या तो वो संघ सरकार के हाथ में होगी या राज्य सरकार के हाथ में होती है, या कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के पास में हो सकती हैं। तो उसने शक्तियों के विभाजन संघ और राज्यों के बीच में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आंसर होगा कार्य की शक्तियां या तो संघ सरकार या राज्य सरकार में होती हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, संघीय शासन व्यवस्था। आपको पता होना चाहिए पहली बात तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कार्य प्रणाली या कहने का मतलब होता है जो सत्ता का विभाजन होता है, वो कई स्तर में देखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सत्ता का विभाजन है वो केंद्र के आधार पर भी है, राज्य के आधार पर भी है, और अगर देखा जाए तो स्थानीय आधार पर भी। मतलब मुख्य तौर पर जो भारत में सत्ता का विभाजन है दो आधारों पर किया गया है, राज्य सरकार और संघ सरकारों के बीच में। ठीक है। राज्य सरकार और संघ सरकारों के बीच में। तो इसी को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था वाला देश के कुछ उदाहरण, तो इनमें से अमेरिका भी संघीय शासन व्यवस्था को फॉलो करता है, भारत भी करता है, कनाडा भी करता है। तो उसमें से उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है संघ शासन को किस शब्द से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों संघ शासन को जो ग्रहण किया गया है वो किया गया है फेरोडस। किससे ग्रहण किया गया, फेरोडस से। ठीक है। संघ शासन क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया। आगे बोला जा रहा है कि अमेरिका में संघों की इकाइयों, भाई संघ की इकाइयों का मतलब होता है राज्य, क्योंकि भारत में भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो संघों की इकाइयों का यहाँ मतलब है राज्य से, कि भारत में अमेरिका में राज्य को किस नाम से पुकारा जाता है। तो अमेरिका में बेटा राज्य को राज्य के नाम से ही पुकारा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है स्विट्जरलैंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये। स्विट्जरलैंड में राज्यों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो राज्य के नाम से नहीं पुकारा जा रहा है, प्रांत के नाम से, क्योंकि ये दोनों नाम भारत में गणतंत्र का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वहां पर कैंटोन के नाम से राज्य को क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। किसके नाम से दोस्तों, कैंटोन के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंटोन। निम्नलिखित में से कौन संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। संघ का मतलब मैंने आपको बताया था कि संघीय विशेषताओं में से अगर आप देखें तो उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, लिखित संविधान भी होता है, और कहीं ना कहीं द्वैत राज पद्धति भी होती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो सत्ता की बागडोर होती है वो किसी एक के हाथ में होती है। तो वहां पर ना तो स्वतंत्र कार्यपालिका न्यायपालिका देखने को मिलेगी, न लिखित संविधान देखने को मिलेगा, न ही द्वैत राज्य पद्धति आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय संविधान की नहीं है। भाई द्विसदनीय विधायिका बिल्कुल देखने को मिलेगी, लिखित संविधान भी होगा, कठोर के साथ लचीला संविधान भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता नहीं देखने को मिलेगी। एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है।
एकात्मक व्यवस्था में क्या क्या देखने को मिलता है? तो आपातकालीन उपबंध बिल्कुल होते हैं कि अगर कंडीशन आपातकालीन की है तो उसमें आपातकाल लगाया जाए। ठीक है, अगर हम देखें प्रस्तुत करता है तो इसमें से अगर देखा जाए तो सशक्त केंद्र भी होता है, एकल नागरिकता भी होता है। तो इनमें से क्या आ जाएगा? राइट आंसर जो होगा इनमें से क्या होगा दोस्तों? सभी होगा। ठीक है, इनमें से एकात्मक विशेषता को प्रस्तुत करने वाला, देखो ऊपर जो हमने समझा था वो संघात्मक विशेषता था, लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें तो एकात्मक विशेषता का मतलब होता है कि यहाँ पर आपातकालीन उपबंध होता है, सशक्त केंद्र होता है, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। ये सब किसमें होता है? एकात्मक शासन में। क्योंकि एकात्मक शासन का मतलब हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से निरंकुश शासन वाला, निरंकुश शासन एक तरीके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो अगर हम बात करें राज्य सूची में वर्तमान में कुल है ना 59 विषय हैं या फिर कहीं कहीं आपको 61 देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो 59 है या 61। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की सूची है। ठीक है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों को, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूची की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, जिसमें एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 53। कितने विषय हैं दोस्तों? 53। अगर हम संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे, ये बात क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे, मतलब जब संविधान बना था उस समय इसमें मूलतः कितने विषय हुआ करते थे? तो इस समय इसमें 100 विषय हुआ करते थे। कितने विषय थे? 100। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे? तो राज्य सूची में जब संविधान बना था तब मूलतः कितने विषय थे? 66। कितने विषय हुआ करते थे दोस्तों? 66। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था क्या। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब में क्या किया गया था? आनंदपुर साहिब में पारित किया गया था। आनंदपुर साहिब में क्या किया गया था? इसे पारित किया गया था क्या? इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामले, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी अधिकार राज्य को देने संबंधी बातें कही गई थी। मतलब 1973 में एक आनंद साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था और कहा गया था कि भैया आपको है ना विदेशी मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी अधिकार जो दिए जाएंगे वो राज्य को संबंधी देने की बात कही गई थी। और यही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संबंध जो कि पंजाब राज्य से क्या था? जुड़ा हुआ था और 1973 में पारित किया गया था। अगर हम पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 की बात करें तो ये केंद्र और राज्य के संबंध से बात की गई थी, ना तो बेरोजगारी से, ना ही इससे, ना ही इससे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं जो कि लगातार कई बार पूछे गए हैं उन आर्टिकल पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो यहाँ से बोला जा रहा है किस अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है और अनुच्छेद 20 के तहत ही 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, पहली जो स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, ये पहला प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल 1 के तहत। 3 संरक्षण के लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरी जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो दूसरी स्वतंत्रता ये प्राप्त है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आज आपने कोई अपराध किया है तो आज जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी, ना कि पहले कानून के तहत हो या नया कुछ कानून बन जाए उसके तहत सजा नहीं दी जाएगी। आज आपने जो अपराध किया है उसी के तहत आपको क्या दी जाएगी दोस्तों? सजा दी जाएगी। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यही है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य का मतलब है कि जोर और जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आप उससे कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें। ठीक है,
तो दोस्तों आर्टिकल 20 के तहत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, संरक्षण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये जो दी गई है ये आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 30 के तहत ये कहा गया है कि भाषा और धर्म के आधार पर, भाषा और दोस्तों किसके आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जितने भी धर्म के आधार पर जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार उन्हें है। ठीक है, किसके, भाषा और धर्म के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 30 के अनुसार। आगे बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में कारखानों के बालकों नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो आपको भली भांति पता होना चाहिए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे कहीं ना कहीं आपको याद रखना चाहिए। और आर्टिकल 21 के बारे में तो आप नहीं सुना होगा, आर्टिकल 23 के बारे में सुना होगा। इसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहने का मतलब है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होता है। लेकिन अगर बाल मजदूरी की बात की जाए तो बाल मजदूरी किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 जो है ना वो मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल अगर हम 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 को आपको पता ही होगा। तो आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रगान में चुप रहने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। ठीक है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और आर्टिकल अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मैं सही सुमेलित नहीं, तो धन विधेयक 110 के अंतर्गत ही आता है, बिल्कुल सही है। राज्यों में राष्ट्रपति का शासन जो होता है वो 356 के अंतर्गत। अगर हम न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। तो बात आती है न्याय पुनर्लोकन है वो आर्टिकल किसके तहत, तो 137, आर्टिकल 137 के तहत या अनुच्छेद 133 के तहत निर्णय या आदेशों को जो उच्चतम न्यायालय द्वारा है उसे वो क्या कर सकता है, पुनर्लोकन कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत आदेशों एवं निर्णयों को जो उच्चतम न्यायालय होता है वो क्या कर सकता है, पुनर्लोकन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, जो अनुच्छेद 51 है वो विदेश नीति से क्या है, संबंधित है। इसमें विदेश नीति में क्या क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से अभिवृद्धि की बात की जाती है। इसी में राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को आरक्षण, आरक्षण मतलब बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने की बात आर्टिकल 51 में ही कही गई है। राष्ट्रों की पारंपरिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों कानूनों के प्रति सम्मान और भावना बढ़ाने का भी प्रयास किसमें किया गया है, ये सारी बातें किसमें बोली गई हैं, तो आर्टिकल 51 में बोली गई हैं, अनुच्छेद 51 में बोली गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम विदेश नीति संबंध बोलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये जो अनुच्छेद है ये कई बार पूछा गया है कि बताइए अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ठीक है, जब दोनों संसद कहीं ना कहीं नहीं चल रहे होते हैं। अगर हम छठी अनुसूची के उपबंध की बात करें तो छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है, सिंपल सी बात है, गोवा में नहीं होती, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, छठी अनुसूची के तहत इनकी जनजाति क्षेत्र से विशेषताओं से संबंधित कुछ बातें की गई हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित, गोवा नहीं है। आगे हम बात करें तो बोला जा रहा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो चौथी अनुसूची। कौन सी दोस्तों, चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों में बंटवारे से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन न तो राज्य सूची का विषय है, न ही संघ सूची का, न ही अन्य सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है दोस्तों, समवर्ती सूची का। आगे हम बात करें तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखो पुलिस आती है, बिल्कुल कानून व्यवस्था भी राज्य के अंतर्गत आती है। जेल भी जो होता है, जेल भी किसके अंतर्गत आता है? तो जेल भी राज्य की सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बचा गया आपराधिक, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय? देखो पुलिस राज्य सूची का है, रेडियो दूरदर्शन और विदेशिक मामले ये संघ सूची के हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपराधिक मामले। तो जो आपराधिक मामले हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सेशन में थोड़ी सी भी हेल्प और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।